हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट फॉर IQ। आज हम बात कर रहे हैं CRPC के बारे में। बिहार APO मेंस एग्जाम के लिए जो भी साथी एग्जाम देने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं CRPC से क्या एक्सपेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो एक समरी टाइप का होगा और आपके लिए जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑब्वियसली अभी तो 2 दिन के बाद आपका एग्जाम है, तो सारे लोग जो तैयारी कर रहे हैं या फिर रिवीजन कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक फास्ट मोड में रिवीजन होगा। टॉपिक के बारे में बताऊंगी कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। तो आइए बात करते हैं CRPC के बारे में। CRPC में देखिएगा सबसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा ऑब्वियसली कोड है और उसको पूरी तरीके से हर प्रोविजन को बहुत अच्छे से मास्टर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो आज हम इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले तो इस एक्ट में आपको कुछ वर्ड्स के डिफरेंसेस डेफिनेटली ध्यान में होने चाहिए। तो उस वर्ड्स में आपको कॉग्निजेबल, ठीक है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल में डिफरेंस क्या होता है, बेलेबल नॉन बेलेबल में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपको कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल में क्या डिफरेंस होता है, कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। उसके बाद आपको ट्रायल, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस होता है। ये इंपॉर्टेंट, आपको वर्ड्स के डिफरेंस आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं आपके पावर्स ऑफ कोर्ट के बारे में। पावर्स ऑफ कोर्ट, तो इस कोड के अंदर कोर्ट्स के बारे में दिए गए हैं कि उनके सजा देने की क्या पावर है, उनका क्या जूरिसडिक्शन है। तो जूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ कोर्ट से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें आपको सेक्शन 28, सेक्शन 29 बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 6, 7 जहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट जूरिसडिक्शन के बारे में बात की गई है, तो उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। जूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है, इस आंसर को शुरू करने से पहले आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो जूरिसडिक्शन का मतलब होता है कॉम्पिटेंस ऑफ द कोर्ट टू ट्राई एनी मैटर, ठीक है। तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं जूरिसडिक्शन क्या होता है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट्स किस बारे में दिया हुआ है, कौन कौन से कोर्ट का क्या पावर है, किस तरीके के जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है, किस तरीके से अपॉइंटमेंट, तो उस तरीके से आप इस आंसर को आगे ले जा सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक में आता है वो है अरेस्ट के बारे में। अरेस्ट से रिलेटेड, अरेस्ट किस तरीके से किया जाता है, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, ये सारे क्वेश्चंस आप इसमें देख लेंगे कि अरेस्ट कौन कर सकता है, क्या वारंट का ज़रूरत होता है, कब वारंट का ज़रूरत नहीं होता है, पुलिस कॉग्निजेबल कौन कौन से केस में बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। तो वो सारी केसेस आपको, वो सारी चीज़ें जो है आपको अरेस्ट के चैप्टर में, प्रोसीडियर ऑफ अरेस्ट करने का क्या प्रोसीडियर है, ये सारा आपको सेक्शन 46 बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन में आप किस तरीके से लिखेंगे, बेल लेने का राइट कब होता है, वो सारा चीज़ आप देख लेंगे। नेक्स्ट आपके लिए है समन, ठीक है, समन और वारंट, ठीक है। इसमें एक आप जनरल देख लीजिएगा, समन केस और वारंट केस में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, समन ट्रायल वारंट ट्रायल में भी डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो समन क्या होता है, किस केस में दिया जाता है, वारंट क्या होता है। समन जो होता है वो कोर्ट के द्वारा, बेलिफ जो होता है समन जो सर्व करता है, वो उस पर्सन को प्रेजेंट होने के लिए कोर्ट में, या तो कुछ डॉक्यूमेंट को लाने के लिए कोर्ट में दिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। वारंट जो होता है वो हमेशा पुलिस ऑफिसर को या फिर कोई पर्सन को इन सच सर्कमस्टांसेस, कुछ लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में पर्सन को अरेस्ट करने के लिए दिया जाता है। तो पुलिस ऑफिसर और पर्सन को दिया जा सकता है, किसी और ऑथराइज्ड पर्सन को दिया जा सकता है टू अरेस्ट द पर्सन। तो दोनों में डिफरेंस आप देख लेंगे, दोनों के आप ट्रायल में डिफरेंस देख लेंगे। दोनों केसेस जो होता है, समन केस जो होता है उसमें समन दिया जाता है, वारंट केस जो होता है उसमें वारंट दिया जाता है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि जो समन दिया है और लग रहा है कि वो भाग जाएगा और डिसअपियर हो जाएगा, तो उस केस में, समन केस में भी वारंट दिया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख लेंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑफेंडर, प्रोक्लेमेशन ऑफ अटैचमेंट, ठीक है, अटैचमेंट। इनसे रिलेटेड आपको प्रोविजन है सेक्शन 82,
83, ये भी आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा सेक्शन 125 से रिलेटेड प्रोविजन, ठीक है। सेक्शन 125 से 128 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटेनेंस का आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है। मेंटेनेंस का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है सेक्शन 133 और 144, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी में ये क्वेश्चन आपका रहता है। कभी कभी 145 पे भी पूछा जा सकता है, वो भी आप देख सकते हैं। फिर आपका आता है एफआईआर। तो एफआईआर और कंप्लेंट केस में डिफरेंस क्या होता है ये जरूर देख लेंगे। एफआईआर तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एफआईआर एज अ टॉपिक पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस केस में एफआईआर जब रजिस्टर होता है तो कोर्ट आगे किस तरीके से प्रोसीड्योर है एफआईआर से, वो सब चीज़ें आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो जब कंप्लेंट होता है तो उसमें एक डिफरेंट प्रोसीजर है, एफआईआर होता है तो एक डिफरेंट प्रोसीजर है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि एफआईआर हमेशा कॉग्निजेबल केस में होता है। कंप्लेंट जो है वो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों ही केसेस में हो सकता है। ये मैजिस्ट्रेट के सामने होता है, ये पुलिस ऑफिसर के सामने में रजिस्टर होता है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, ठीक है। अब कंप्लेंट का केसेस जो है वो सेक्शन 200 ऑनवर्ड्स डील होता है। यहाँ पे क्योंकि ये कॉग्निजेबल केस है तो इसके बारे में बिना वारंट के भी पुलिस ऑफिसर जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको डिफरेंस भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ को आप देख लीजिएगा। इसमें जो भी पावर्स हैं किस तरीके से हैं, डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में पढ़ लीजिएगा सेक्शन 167, डिफ़ॉल्ट बेल क्या होता है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है सेक्शन 173 चार्जशीट, ठीक है। चार्जशीट या इसको पुलिस रिपोर्ट भी कहते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको सेक्शन 177 से लेके 189 तक प्रोविजन है जिसमें की बात किया गया है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में, ठीक है। तो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका होता है इसमें। उसके बाद आपका कॉग्निजेंस का चैप्टर है सेक्शन 190 ऑनवर्ड्स। तो कॉग्निजेंस किस केस में कौन कॉग्निजेंस ले सकता है। एज अ जनरल रूल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड एम्पावर किया जाता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को भी कॉग्निजेंस लेने के लिए, और कोई भी जो कि केसेस है उसमें कॉग्निजेंस नहीं लेता है। सेशंस कोर्ट को पावर नहीं है कॉग्निजेंस लेने की, लेकिन इसके भी एक्सेप्शन है जैसे कि सेक्शन 199 क्लॉज 2। तो वो एक्सेप्शन में भी आप लोग देख लीजिएगा किस तरीके से कौन ले सकता है। नेक्स्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है चार्ज। चार्ज का चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको इलस्ट्रेशन भी पूछा जा सकता है। तो चार्ज के जो भी प्रोविजन है उसको ज़रूर बहुत ध्यान से कर लीजिएगा सेक्शन 211 से लेके 224 तक। उसके बाद आता है आपको ट्रायल्स। अब देखिएगा ट्रायल्स में से जो 4 तरीके के ट्रायल दिए गए हैं उन 4 में से कोई ना कोई एक ट्रायल पूछा ही जा सकता है, तो ये VVI हो जाता है। उसके बाद प्ली बार्गेनिंग का भी है, तो प्ली बार्गेनिंग भी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। प्ली बार्गेनिंग का भी एक आप डेफिनेटली कर लीजिएगा। उसके बाद आपको पूछा जा सकता है सेक्शन 300 के ऊपर एक क्वेश्चन रहता है। सेक्शन 320 के ऊपर क्वेश्चन रह सकता है, कंपाउंडेबल केसेस में किस तरीके से डील किया जाता है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं जो जनरली बनता है, वो बनता है आपको सेक्शन 319 पे भी। 319 को भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, 321 को देख लीजिएगा। ये सबसे आपको मे भी कुछ इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। 319 में क्या है, पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट अदर पर्सन्स अपीयरिंग टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस। अब एफआईआर में वो पर्सन जुड़ा हुआ नहीं है, ट्रायल के टाइम पे आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल के टाइम पे, इंक्वायरी के टाइम पे पता चलता है कि ये पर्सन भी अपराध किया है, तो तब ट्रायल कोर्ट के पास भी पावर है कि उस पर्सन के ऊपर भी जो है वो ट्रायल किया जाए। तो वो प्रोविज़न जो है वो सेक्शन 319 है, तो ये भी आप देख सकते हैं।
अब आपके लिए इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है अपील्स, ठीक है। अपील से रिलेटेड अपील, रेफरेंस, रिवीजन, ये तीनों जरूर ही देख लीजिएगा। रिवीजन क्या इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर का हो सकता है, नहीं हो सकता है, उससे रिलेटेड रिवीजन किसके, कौन से कोर्ट के पास पावर है। यहाँ पे आपको 2 कोर्ट के पास पावर दिया गया है, तो किस कोर्ट के पास पावर दिया हुआ है, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिएगा कि कुछ लिमिटेड केस में, जैसे कि आप सेक्शन 407 देखेंगे कि उस केस में 407 में आपको जो प्रोसीजर्स वगैरह दिया हुआ है, कुछ एक लिमिटेड केस में हाई कोर्ट के पास भी ट्रायल का पावर है, ठीक है। तो ये भी आप ज़रूर से देख लेंगे कि कब हाई कोर्ट के पास, सेक्शन 474 में आपको जो दिया हुआ है कि ट्रायल बिफोर हाई कोर्ट, वहाँ पे भी सेशंस ट्रायल का जितना भी प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाता है। मे बी इलस्ट्रेशन में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट बन सकता है, क्या ट्रायल कर सकता है, तो वो हाँ कर सकता है, 474 में दिया हुआ है ये चीज़, ठीक है। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट बेल से रिलेटेड, तो डेफिनेटली बेल से रिलेटेड, बेल एंड बॉन्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। VVI में बेल और आपका जो सेक्शन 125 से 128 है, ट्रायल, प्ली बार्गेनिंग, फिर आपका सेक्शन 173 सेक्शन 154 का ये FIR कंप्लेंट, सारे में डिफरेंस, इलस्ट्रेशन यहाँ कॉग्निजेंस से, इन ये जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, ये सब जो है आपका VVI क्वेश्चन है, इसमें से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शॉर्ट नोट में आपको सेक्शन 468 से पूछा जा सकता है, 472 से पूछा जा सकता है, उसके बाद आपको 460 से पूछा जा सकता है, 461 से पूछा जा सकता है, और 462 से पूछा जा सकता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है सेक्शन 164 पे, 164 कन्फेशन लेने का जो पावर है वो भी आप देख सकते हैं, उसमें क्या प्रोसीजर्स आपको दिए गए, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन 482 भी जो पावर है हाई कोर्ट का, ठीक है, इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट, वहां से भी आपको पूछा जा सकता है। तो आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में अगर आप इतने क्वेश्चंस करते हैं तो आप सेफ हैं। इलस्ट्रेशंस भी आपको मैंने जो जो जगह से बताया है वहां से आपको इलस्ट्रेशन पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको CRPC का एक बेसिक पिक्चर मिल गया होगा और ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। और अगले वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम बात करेंगे IPC के बारे में। थैंक यू।